हमारे सिलेबस के कुछ बड़े टॉपिक्स में से एक चीज मैं आपको बता दूं, वाइंडिंग अप से रिलेटेड आईकेएप ने एक लिस्ट ऑफ सेक्शंस दी हुई है। वाइंडिंग अप की एक पूरी सीरीज है, मगर आईकेएप ने वो सारा का सारा हमारे सिलेबस में नहीं डाला, उनमें से सिलेक्टेड सेक्शंस उठाए हैं। तो आपने इस चैप्टर को देख लेना। इस चैप्टर के अंदर कुछ चीजें जो कि रिपीट हो रही थी या रेफरेंशियल थी या बहुत ही ओवर या आउट ऑफ द वे थी, उनको थोड़ा सा डिलीट। हम वाइंडिंग अप को शुरू करते हैं। ये वाइंडिंग अप का क्या मतलब होता है? कंपनी बंद हो जाना वाइंडिंग अप। मैं कहूँ वो कंपनी वाइंड अप हो गई, बंद हो गई कंपनी, या वो कंपनी वाइंडिंग अप कर रही है, मतलब वो बंद हो चुकी हुई है। वाइंडिंग अप उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक कंपनी की डिसोल्यूशन के ऊपर काम हो रहा होता है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कंपनी बंद हो गई। वाइंडिंग अप उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू हम कंपनी को आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रहे होते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब कंपनी बंद हो जाना, वाइंडिंग अप का मतलब वो पूरा प्रोसेस जिसमें स्टेप बाय स्टेप गुजर के हम कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं। अगर एक कंपनी वाइंडिंग अप में गुजर रही है, कंपनी बीइंग वाउंड अप, दैट इज इन द कोर्स ऑफ वाउंड अप, वो कंटिन्यू करती रहेगी, वो कंपनी कहलाएगी। जिस दिन तक वो डिसॉल्व नहीं हो जाती ना, उस दिन तक वो कंपनी कहलाएगी। हम ये नहीं कहेंगे वाइंडिंग अप शुरू हो गई तो ये तो कंपनी नहीं रही, कंपनी आखिरी दिन तक भी कंपनी कहलाती रहेगी। इस लॉ की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं रेगुलर कंपनी से रिलेटेड, वो उन कंपनियों को जो वाइंड अप हो रही हैं आखिरी दिन तक उसी तरह से अप्लाई करती रहेंगी, सिवाय वहां जहां अदालत या कोई और उसके अंदर कोई रिलैक्सेशन दे दे। फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, द ऑफिशियल लिक्विडेटर कोर्ट की तरफ से या लिक्विडेटर जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप में शैल बी डीम टू हैव टेकन द प्लेस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि वो कंपनी जो वाइंडिंग अप के प्रोसेस से गुजर रही है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप के केस में लिक्विडेटर और अदालत के थ्रू वाइंडिंग अप होने के केस में ऑफिशियल लिक्विडेटर। ये दो हजरात हम समझेंगे कि अब डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव खत्म और इन लोगों ने चार्ज संभाल लिया। क्लियर? वाइंडिंग अप में एक नया वर्ड इस्तेमाल होता है, कंट्रीब्यूटरी। कंट्रीब्यूटरी किसे कहते हैं? कंट्रीब्यूटरी कहते हैं वाइंडिंग अप के एंड पे जिनसे पैसे लेने देने हो, जिनसे पैसे लेने देने हो, जिनसे पैसे लेने हो या जिनको पैसे देने हो, मेंबर्स का नया नाम है कंट्रीब्यूटरी। यानी कि वाइंडिंग अप खत्म होती है तो जिन मेंबर्स से कंपनी ने पैसे लेने हैं किसी भी मद में, और जिन मेंबर्स को बाय द एंड ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशंस कंपनी ने पैसे वापस करने हो, वो कहलाएंगे कंट्रीब्यूटरीज। तो कॉन्सेप्ट होता है कंट्रीब्यूटरीज की एक लिस्ट और उनकी आपस में सेटलमेंट। वर्ड कंट्रीब्यूटरी समझना जरूरी है, जगह जगह इसका जिक्र आता है। हम कहते हैं कि पास्ट या प्रेजेंट दोनों तरह के मेंबर्स लायबल होंगे कंपनी के डेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप और राइट्स ऑफ कंट्रीब्यूटरीज की आपस की एडजस्टमेंट के लिए। तीन चीजों के लिए मेंबर्स लायबल है। कौन कौन सी चीजें? पेड डेट्स लायबिलिटीज एक चीज, दूसरा एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, और तीसरा एडजस्टमेंट ऑफ राइट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज। तो कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं वाइंडिंग अप पे, उनका नया नाम बन जाएगा कंट्रीब्यूटरी, और कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए। उन रूल्स के तहत वो कंपनी को पैसे देने के पाबंद होंगे। किन चीजों के लिए? तीन चीजों के लिए, कंपनी के डेट्स एंड लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए, वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस के लिए, और एडजस्टमेंट्स ऑफ राइट्स ऑफ कंट्रीब्यूटरीज के लिए। क्या क्या रूल्स होंगे? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में लायबिलिटी सिर्फ अनपेड अमाउंट की होगी, और अगर एक मेंबर ने पूरे के पूरे पैसे जमा कराए हुए हैं तो वो लायबल, मगर वो कंट्रीब्यूटरी कहलाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर लॉ कहता है कि हम फिर कंट्रीब्यूटरीज की सेटलमेंट करेंगे। तो कंट्रीब्यूटरी में हर वो शख्स जिसने इनमें से कोई पैसे देने हो, और हर वो शख्स जिसने बाय द एंड ऑफ कंपनी, जब सारा हिसाब किताब हो जाए तो जो बच गए पैसे वो जिन मेंबर्स को मिलने हैं वो भी तो कंट्रीब्यूटरी हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक मेंबर फुली पेड अप कैपिटल के साथ हो, उसने कंपनी के कोई पैसे ना देने हो, मगर मैं उसको कंट्रीब्यूटरी कहूं। तो कंट्रीब्यूटरी का मतलब हमेशा ये नहीं होगा जिसने कुछ कंट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूटरी उन सारे लोगों का पूल जिन्होंने बाय द एंड ऑफ दैट वाइंडिंग अप कंपनी से या तो पैसे लेने हैं या कंपनी को पैसे देने हैं, बीइंग अ मेंबर। तो मेंबर का एक नया नाम बन जाएगा कंट्रीब्यूटरी। वाइंडिंग अप को शुरू करते हैं। तीन मशहूर जमाना तरीके वाइंडिंग अप के। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट भी हो सकती है, वाइंडिंग अप वॉलंटरी भी हो सकती है, और वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट भी हो सकती है। तीनों को हम पढ़ रहे होंगे, एक एक करके तीनों के रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेंगे और फिर जनरल रूल्स देखेंगे। वाइंडिंग अप के तीन तरीके। सबसे पहले मशहूर जमाना वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं। सबसे पहले एक पिटीशन आएगी वाइंडिंग अप की, फिर प्रोविजनल मैनेजर की अपॉइंटमेंट होगी, फिर वाइंडिंग अप का ऑर्डर आएगा और ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट होगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनवाई जाएगी, अदालत को रिपोर्ट भेजी जाएगी, वाइंडिंग अप के प्रोसीजर शुरू हो जाएंगे, फंड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी। इतनी सी है वाइंडिंग अप, बस इतनी सी।
हम एक एक करके एक एक स्टेप को लीगली समझते चले जाएंगे कि इन सारे स्टेप्स में क्या हो रहा है। ये स्टेप समझ आ रहे हैं? 8 स्टेप। सबसे पहले कंपनी की पिटीशन आई वाइंडिंग अप की, फिर प्रोविजनल मैनेजर की अपॉइंटमेंट हुई, वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन गए, कोर्ट को रिपोर्ट चली गई, वाइंडिंग अप के प्रोसीजर शुरू हो गए, फंड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए और कंपनी बंद हो गई। अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन सारे स्टेजेस को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली स्टेज क्या है? पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप की पिटीशन सबसे पहले। वाइंडिंग अप की पिटीशन कहां से आएगी? कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां कंपनी को बाय कोर्ट वाइंड अप किया जा सकता है, जहां कंपनी खुद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कहते हैं कि हमने वाइंड अप होना है बाय कोर्ट? क्यों करेगा ऐसा कोई? हम क्यों स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे कि वो अंकल आए और हमें वाइंड अप करें? मेंबर्स को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं रहा, मेंबर्स को कंपनी की मैनेजमेंट पे ट्रस्ट नहीं रहा। मैंने मेंबर्स कहते हैं कि अब इस कंपनी को बाय कोर्ट वाइंड अप कर दिया जाए तो ही बेहतर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या क्या रीजंस हो सकती हैं? कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में सबसे ज्यादा आई आपको यही वाला सेक्शन पसंद है कि कौन सी रीजंस पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टेप 1 है ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ी अहम बात है। तो कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ये कह सकती है। दूसरा, स्टैच्यूटरी मीटिंग अगर ना हुई हो या स्टैच्यूटरी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को डिलीवर ना हुई हो, 2 कंसेक्टिव एजीएम्स ना होल्ड की हो कंपनी ने, रजिस्ट्रार को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगातार 2 साल से नहीं जमा करा रहे, नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम से नीचे चले जाएं, यहाँ मिनिमम का मतलब पब्लिक कंपनी में 3 और प्राइवेट कंपनी में 2, ऐसे मिनिमम चल जाएं, कंपनी इज अनेबल टू पे डेट, तो लाख रुपया या उससे ज्यादा, तो दिस इज ये 1 लाख का रूल है। 1 लाख या उससे, यहाँ पे 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की अमाउंट रखने वाला क्रेडिटर उसी तरह से नोटिस दे और उस बेचारे को जवाब ना मिले, वो जीत जाए केस फिर भी उसको फैसला ना हो, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी थी और बिला वजह लिस्टिंग उसने खत्म कर दिया, अब वो लिस्टेड नहीं रही, दिस कैन बी पॉइंट। जहां कोर्ट को मुनासिब लगे कि कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए, जहां कंपनी में मेंबर्स ही खत्म हो जाए, कंपनी में मेंबर ही कोई ना रहे। सोल बिजनेस कंपनी का लाइसेंस एक्टिविटी है। अगर कंपनी का मेन काम है वो लाइसेंस एक्टिविटी, याद है सेक्शन 42 या मुदारबा हम कह सकते हैं या कोई और काम भी, अगर आपका मेन काम वो लाइसेंस एक्टिविटी और आपका लाइसेंस ही रिवोक हो गया है या लाइसेंस रिवोक हो गया है और आपने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की या लाइसेंस ने जो शर्तें बताई थी वो, या रेवोकेशन पे अगर आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया था, व्हाट्सएवर आपने जो जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको अगर प्रॉपर तरीके से मीट नहीं किया, एक लिस्टेड कंपनी और पूरे साल तक बिजनेस ही कोई नहीं किया, और वाइंडिंग अप तो कोई भी करवा सकता है। हम आगे देखेंगे कौन कौन वाइंडिंग अप के लिए, तो हम देख रहे हैं ना क्या क्या रीजंस हो सकती हैं वाइंडिंग अप की, फिर हम देखेंगे कौन कौन वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे स्माइली बनेगा, ये स्माइली बनेगा 1/2, क्योंकि एक और भी है। अगर कंपनी इस तरह की कोई हरकतें कर रही है, अनलॉफुल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, फलाना एक्टिविटीज, बिजनेस गलत तरीके से चला रहे हैं, सही लोग मैनेज नहीं कर रहे हैं, मेमोरेंडम वगैरह को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फलाना नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। अब अनलॉफुल किसे कहेंगे? अनलॉफुल तो कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने नीचे अनलॉफुल को भी डिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कि आवाम से खामखा डिपॉजिट्स इनवाइट कर रही होंगी, आवाम को मुख्तलिफ स्कीमों में फंसा रहे होंगे, पॉन्जी स्कीम्स वगैरह, पिरामिड स्कीम्स। हाँ, तुमने 6 बंदों को बेचना है, उसने मजीद 6 बंदों को बेचना है, उसने मजीद 6 बंदों को बेचना है, और ऐसे करते करते एंड पे जो सबसे एंड वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं, सबसे एंड पे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उससे ऊपर थोड़े से कम है, उससे ऊपर थोड़े से और कम है, और सबसे ऊपर एक आध बंदे से ही काम शुरू हुआ था, और एंड पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड करके भागना पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा नए आने वाले लोगों से पैसे लेके पुराने लोगों को पैसे दे रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली इस तरह की अगर आप हरकतों में हैं तो भले वो लॉफुल हैं, हम उसको बाय लॉ अपने लॉ में कहेंगे कि वो अनलॉफुल। तो अगर कंपनी इस तरह की स्कीमों में, इस तरह की उल्टी सीधी हरकतों में, इस तरह की डिपॉजिट टेकिंग में इन्वॉल्व हो जाए, कोई और एक्टिविटी जो कि एसईसीपी ने कहा कि ये इलीगल है या गलत है या इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो अगर आप इस तरह की किसी एक्टिविटी में हो तो उसको भी वो अनलॉफुल एक्टिविटी कह सकते हैं। तो अगेन इन दोनों पेजेस को बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेना है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या शर्तें हैं? कंट्रीब्यूटरी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मेंबर 2 या 3 से नीचे चले जाएं तो कंट्रीब्यूटरी, क्योंकि वो फंस जाएंगे बेचारे, मिनिमम से नीचे जो ऑपरेट कर रहा होता है वो पर्सनली लायबल हो जाता है। ये बात हमने एक और सेक्शन में पढ़ी थी। तो कंट्रीब्यूटरी अप्लाई करेंगे। अब कंट्रीब्यूटरी के लिए अप्लाई करने की क्या शर्त होनी चाहिए? पिछले 18 महीने में कम से कम 180 दिन ऐसे हों जिसमें शेयर्स उनके नाम पे रहे हों। कंट्रीब्यूटरी हमने कहा था आज वाला बंदा भी हो सकता है और पिछले 12 महीने वाला बंदा भी हो सकता है। तो हम कह रहे हैं कि पिछले 18 महीने में कम से कम 180 दिन ऐसे रहे हों, कम से कम आधा साल ऐसा रहा हो जिसमें शेयर्स उसके पास हो।
वो अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रार अप्लाई कर सकता है, कब कर सकता है? जब पहले एससीसीपी से उसने सैंक्शन ले लिया, अगर एससीसीपी ने ओके कर दिया तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा कंपनी को, और फिर उसके बाद कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर देगा। एससीसीपी या ऑफिसर भी अप्लाई कर सकता है, कब? जब इन्वेस्टिगेशन कराई हो और कंपनी में गड़बड़ साबित हो रही हो, कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की गई हो और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से उन्हें साबित हो गया हो कि हाँ इस कंपनी को वाइंड अप कर देना जरूरी है। क्रेडिटर्स या कंटिजेंट, क्रेडिटर्स कंटिजेंट हो या प्रोस्पेक्टिव हो, वो भी कॉस्ट फॉर वाइंडिंग अप दे के अदालत से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस कंपनी की वाइंडिंग अप कर दें। क्रेडिटर्स याद है क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं? ऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं, मिसमैनेजमेंट ठीक करवा सकते हैं, और यहाँ पे हमने कहा कि वो अदालत को वाइंडिंग अप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ कंपनी खुद भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी कोर्ट को कह सकती है वाइंड अप करें। ऐसे में कंपनी को अदालत को अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज और अपनी सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। जिस दिन वाइंडिंग अप की पिटीशन अदालत में गई उस दिन से हम कहेंगे वाइंडिंग अप शुरू हो गई है, क्योंकि वो प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप में पिटीशन भी शामिल है। स्टेप 2, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल मैनेजर। प्रोविजनल का मतलब प्रोविजनल, टेम्परेरी, कायम मकाम, बस एक टेम्परेरी सा एक बंदा। होता यह है कि कोर्ट चाहे तो एक प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट कर सकती है। कब तक? टिल वाइंडिंग अप ऑर्डर। फर्ज करें एक कंपनी में कुछ मेंबर्स ने आगे कहा कि हमारी कंपनी गलत तरीके से चल रही है, काइंडली आप जरा इसकी वाइंडिंग अप देख लें। अदालत ने कितने दिनों में फैसला सुनाना है? अदालत ने कितने दिनों में फैसला सुनाना है? 120 दिन। 120 दिन अदालत के पास हैं उसने। तो अब ऐसे में हो सकता है उन्होंने आज अप्लाई किया और अदालत सोच रही हो कि 60-65 दिनों के अंदर अंदर मामला निपटा के और कोई ना कोई केस का फैसला सुना दिया जाए। वाइंडिंग अप के लिए लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, अदालत अपना प्रोसीजर देख रही है, और ऐसे में जब कुछ शरारती डायरेक्टर्स को पता लग गया कि कंपनी की वाइंडिंग अप आ गई है और किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, वो माल लपेटेंगे और गायब हो जाएंगे। उनको रोकने के लिए, उनको रोकने का क्या तरीका है? हम प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट करें। अदालत को अगर जरूरी लगेगा तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर आने से पहले पहले एक बंदे को टेम्परेरी तौर पे भी कंपनी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बना के भेज सकता है। जिस तरह से ऑफिशियल लिक्विडेटर का काम है वही सारा काम प्रोविजनल मैनेजर का है। तो ऐसे में स्टेप 2 इज, अगर अदालत जरूरी समझेगी तो ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट से पहले, ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है वाइंडिंग अप ऑर्डर आने के बाद, तो वाइंडिंग अप ऑर्डर आने से पहले पहले तक एक बंदे को कायम मकाम बना के प्रोविजनल मैनेजर बना के कंपनी के ऊपर बिठाया जा सकता है। जब वाइंडिंग अप के ऑर्डर आ जाएंगे तो वो प्रोविजनल मैनेजर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा ऑफिशियल लिक्विडेटर। उसके साथ एक दो और बंदे भी अदालत दे सकता है और उसी बंदे को कह सकता है भाई आप ही कंटिन्यू करते रहें, आप पहले प्रोविजनल मैनेजर थे, अब ऑर्डर आ गया तो अब आप ऑफिशियल लिक्विडेटर हो गए। ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रोविजनल मैनेजर की सेम पावर्स हैं, सिवाय वहां जहां अदालत ने खुद से कह दिया हो कि नहीं अभी नहीं, जरा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, फिर पावर एक्सरसाइज करना। तो यूं समझेंगे फॉर द टाइम बीइंग एक टेम्परेरी सी अपॉइंटमेंट हुई ऑफिशियल लिक्विडेटर के आने से पहले पहले तक। अगला स्टेप, वाइंडिंग अप का ऑर्डर और ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट। जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर आएगा तो फिर एससीसीपी के बनाए गए पैनल में से कोई एक या एक से ज़्यादा बंदा चूज किया जाएगा। एससीसीपी ने एक पैनल मेंटेन करना होता है जिसमें से अदालत प्रोविजनल या ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करती है, यानी कि ये बंदा उस पैनल में से निकलेगा जो पैनल उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। पैनल में कौन लोग होंगे? कम से कम 10 साल तजर्बा रखने वाले अकाउंटिंग, फाइनेंस, लॉ या इस तरह के लोग, या एससीसीपी कुछ और लोग भी डिफाइन कर सकता है जिनका तजर्बा कम से कम 10 साल होना चाहिए। तो कम से कम इसमें सीनियर लोग जिनके पास 10 साल का तजर्बा होगा किसी भी खास फील्ड का, या जो एससीसीपी स्पेसिफाई कर देगा, उस तरह का एक पैनल बनाया जाएगा। इस पैनल से जो बंदा अपॉइंट होगा वो प्रॉपर तरीके से एससीसीपी के प्रिस्क्राइब्ड इदारों से, या एससीसीपी ने जिन लोगों का जिक्र किया होगा या जिन इदारों का या इंस्टीट्यूशन का जिक्र किया होगा उनके साथ रजिस्टर होगा। कहने का मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी बंदा 10 साल तजर्बा के साथ आ जाए। वो कह सकते हैं कि ये बंदा कम से कम इस महकमे का हो, कम से कम इस तरह का हो, कम से कम इसने ये वाली सर्टिफिकेशन ली हुई हो, कम से कम ये वाली क्वालिफिकेशन ली हुई हो, यानी कि इस पैनल के ऊपर एससीसीपी किसी भी किस्म की कोई भी शर्त लगा सकता है। अदर देन पैनल भी एससीसीपी जो है अगर कोई अपॉइंटमेंट करना चाहे तो उसके लिए क्रेडिटर्स की रिक्वेस्ट ज़रूरी होती है। इस पैनल में अगर कोई बंदा मौजूद है और एससीसीपी को वो ठीक नहीं लग रहा, उसने कोई मिसकंडक्ट वगैरह किया, तो इस पैनल में से उस बंदे को रिमूव भी कर सकता है। अगर उसने कोई मिसकंडक्ट किया है, अगर उसने लॉ की खिलाफ वर्जी की है, उसने कोई प्रोफेशनल गड़बड़ की है या कुछ इस तरह से, तो आप उस पैनल में से बंदे निकाल सकते हैं। तो ये वो पैनल है जो एससीसीपी अपॉइंट करेगा। इस पैनल में से अदालत एक या एक से ज़्यादा ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करेगी, और इसी तरह से अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी तो भी अदालत ही इसी पैनल में से किसी और बंदे को अपॉइंट कर रही होगी। क्लियर हुई बात? अदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? हमने कहा ऑफिशियल लिक्विडेटर जब अपॉइंट होगा तो वो 7 दिनों के अंदर अंदर डिक्लेरेशन देगा। कोई शख्स एक वक्त में 3 से ज़्यादा कंपनियों का प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर नहीं हो सकता।
मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पैनल में अगेन बहुत सारी ऑडिट फर्म्स रजिस्टर हुई भी होती हैं और वो एज ऑफिशियल लिक्विडेटर भी सर्व कर सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस पैनल के अंदर कौन कौन मौजूद है। एक से ज़्यादा अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर आए तो बताना पड़ेगा कि कौन कौन किस तरह से करेगा। किसी भी किस्म की सिक्योरिटी अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर को दी जा सकती है या वो देनी हो तो अदालत उस चीज़ को भी कंसिडर कर सकता है। कोई भी शख्स लिक्विडेशन से, कोई भी ऑफिशियल लिक्विडेटर लिक्विडेशन ख़त्म होने से पहले रिज़ाइन नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो एक ही रीज़न पे करेगा, फॉर पर्सनल डिसेबिलिटी। तो पर्सनल डिसेबिलिटी ये नहीं है कि एक दिन जो है वो अपने हाथ पे प्लास्टर करवा के ले आए और आगे कह दे कि जी मैं तो अब मजीद इस पे काम नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट, जिसको अदालत कहेगी कि हाँ ये पर्सनल डिसेबिलिटी है, उस बंदे को वो इजाज़त दे देंगे। अदरवाइज वंस एक लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया तो वो गरीब फंस जाएगा और उसको वाइंडिंग अप खत्म करानी हो। स्टेप 4 की तरफ जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब लिक्विडेटर आ गया है, पिटीशन दायर हुई, प्रोविजनल मैनेजर या आया या नहीं आया, और अब ऑफिशियल लिक्विडेटर साहब भी आ गए हैं। अब वो आके लोगों से कहेंगे भाई मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स चाहिए। कब वो कहेगा मुझे विद इन 15 डेज फ्रॉम रेलिवेंट डेट वो क्लेम करेगा उनसे। मजीद इसमें 45 डेज तक की एक्सटेंशन, यानी कि मजीद 30 दिन की और एक्सटेंशन भी मिल सकती है। रेलिवेंट डेट किसे कहेंगे? अगर तो प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हुआ तो उस दिन से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और अगर नहीं अपॉइंट हुआ तो जिस दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर हुआ है और ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है वहां से 15 दिनों के अंदर अंदर ये फरमाइश करेंगे कि हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स चाहिए। किन से फरमाइश करेंगे? उन लोगों से जो कंपनी के डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ वगैरह रहे हैं रेलिवेंट डेट पे, या जो कंपनी की मैनेजमेंट में शामिल रहे हैं, या पिछले 1 साल में कंपनी से जिनका ताल्लुक रहा हो, कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में रहे हो, कंपनी की फॉर्मेशन में हिस्सा लिया हो। उनमें से किसी को भी बुला के उनसे कहा जा सकता है कि भाईजान आप लोगों ने जो है मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देनी है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है क्या? ये कंप्रीहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बड़े वाले। है क्या इसमें? एसेट्स, डेट्स, लायबिलिटीज की डिटेल, कैश बैलेंसेस, कैश में कितने पड़े हुए हैं, बैंक में कितने पड़े हुए हैं, क्रेडिटर्स की एक लिस्ट, सिक्योर्ड कितने, अनसिक्योर्ड कितने, रजिस्टर्ड एंड सिक्योर्ड कितने हैं, वो सारी चीजें, कंपनी को कितने डेट्स ड्यू हैं, कंपनी की कोई प्रॉपर्टी कंपनी के पास नहीं है तो किसके पास पड़ी हुई है, कौन साहब है, क्या हिसाब किताब है, कौन कौन से प्लेसेस पे कंपनी ने बिजनेस किया रेलेवेंट डेट पे, कौन कौन लोग वहाँ इंचार्ज थे, कंपनी के पेंडिंग लिटिगेशन सूट्स और ये किस तरह के हैं, कोई भी और पर्टिकुलर जो स्पेसिफाई किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अब जाहिर है जरा लॉजिकली सोचें, लिक्विडेटर आया, उसको तो नहीं पता कंपनी के बारे में कुछ, वो आया बाकी सब साइड पे हो गया, वो कंपनी को चलाएगा और ऐसा चलाएगा कि बेचेगा पूरी कंपनी को। तो ऐसे में ही नीड्स कम्प्रीहेंसिव अफेयर्स, ही नीड्स एक कम्प्रीहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले एक पिटीशन दी लोगों ने, फिर प्रोविजनल मैनेजर या अपॉइंट हुआ या नहीं हुआ, ये कोर्ट की मर्जी है। वाइंडिंग अप ऑर्डर दिया और वाइंडिंग अप पे ऑफिशियल लिक्विडेटर भाई साहब ने आके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करवा ली। अब स्टेटमेंट ऑफ तैयार करवाने के बाद क्या होगा, ये कोर्ट को एक बेसिक रिपोर्ट देगा और उसके बाद अक्सर इंटरिम रिपोर्ट्स भी देगा। अब यहाँ से हम ऑनवर्ड बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। कोर्ट को रिपोर्ट्स दी जाएंगी। बेसिक रिपोर्ट नॉट लेटर देन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। ये साहब आए, वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया, रेलेवेंट डेट थी, रेलेवेंट डेट के बाद उन्होंने उन लोगों से वर्किंग तैयार करवा ली, एक्सटेंशन 45 डेज तक हो सकती थी। जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लोगों से ले ली तो अब आपने कोर्ट को एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट देनी है, यानी यूं समझिए अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देनी है कि मैंने चार्ज संभाल लिया है और ये हिसाब किताब है। मोर और लेस वही चीजें जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपको दी गई हैं, आपने उनकी एक लिस्ट बना के कि कौन कितने कैश बैलेंसेज हैं, एसेट्स कौन कौन से हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, ऑथराइज कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है, कौन कौन से डेट्स हैं, किस किस तरह से रिकवर हो सकते हैं, कौन कौन सी लोकेशंस वगैरह वगैरह। आप ये सारी कंप्रीहेंसिव डिटेल्स अदालत को भेज रहे होते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिनको मैंने टेकअप कर लिया और अब ऑनवर्ड मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। तो इसमें जो जो भी आपकी लायबिलिटीज डिटेल्स और वो सारी चीज़ें आ रही हैं आप उसको शो करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स भी दे सकते हैं। आप कंपनी के बिजनेस की वायबिलिटी के ऊपर रिपोर्ट भी दे सकते हैं और उन्हें ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स लेने से कंपनी के एसेट्स को बेहतरीन तरीके से बचाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे लेके चला जा सकता है। कोर्ट अगर चाहे तो कोर्ट इनसे कोई भी और रिपोर्ट बनवाना चाहे तो कोई और रिपोर्ट भी बनवाई जा सकती है। ये रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार को भी साथ साथ भेज दी जाएंगी ताकि वो अपने पास उसको रिकॉर्ड कर ले। इन अदर वर्ड्स, इस स्टेप में हम बात कर रहे हैं कि कोर्ट को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी जाएगी आते साथ ही, और उसके बाद कोर्ट कुछ और चीज़ों पे भी आपसे रिपोर्ट ले सकता है। मकसद ये है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर ने आगे कंपनी का चार्ज संभाला, उसको कंपनी के सारे हकाइक पता लग गए। अब वो कोर्ट को बता रहा है कि ये वाले सारे एसेट्स हैं, ये इनकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये मुझे सारे रिकॉर्ड्स मिले और मैं इसके ऊपर वर्किंग शुरू करूँगा। तो टू स्टार्ट विद वो अपना स्कोप डिफाइन कर रहे हैं इन रिपोर्ट्स में। इन रिपोर्ट्स में बता रहा है कि ये वो चीज़ें हैं जो मेरे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है और मैं अब कार्रवाई शुरू करने लगा। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट समझ आई, ज़बरदस्ती होने वाली वाइंडिंग अप। तो वॉलंटरी
वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होगी? जो आप अपनी पसंद से कर रहे होंगे, जो आप अपनी पसंद से वाइंडिंग अप कर रहे होंगे वो बेसिकली उस दिन शुरू हो जाएगी जिस दिन मेंबर्स ने इकट्ठे होकर तय कर लिया कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप शुरू करने लगे हैं। जैसे अदालत की शुरू हो जाती थी जब पेटिशन जाती थी, तो यहाँ जब मेंबर्स ने इकट्ठे होकर तय कर लिया कि हम वाइंडिंग अप करने लगे हैं तो वाइंडिंग अप। और इफेक्ट्स वही हैं जैसे बाय कोर्ट में थे। कंपनी जो है वो अब बिजनेस करना रोक देगी, सिर्फ उतना बिजनेस करेगी जितना फॉर द पर्पज जरूरी है। कंपनी कॉर्पोरेट एंटिटी बहरहाल कहला रही होगी, उसी तरह से सारा कुछ चल रहा होगा जब तक कि कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती। कंपनी एक रेगुलर कंपनी की तरह, एक जिंदा कंपनी की तरह ट्रीट होगी और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं लॉ की एक नॉर्मल कंपनी की, वो सारी की सारी इसने फॉलो करना। सबसे पहले क्या सर्कमस्टांसेस हैं जो कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ आपको लेके जा रहे हैं? कौन सी सिचुएशंस हैं? दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो आपने एक टाइम पीरियड तय किया था या कोई इवेंट रखा हुआ था कि ये इवेंट होगा, बस कंपनी का यही पर्पस है। आपने कोई टाइम रखा हुआ हो या कोई इवेंट रखा हुआ हो कि ये इवेंट हो जाने पे या टाइम आ जाने पे हमारी कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। अगर ऐसा इवेंट आया, मेंबर्स आएंगे, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, सादा रेजोल्यूशन, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे और वो उस चीज को अप्रूव कर लेंगे। हाँ, किसी भी वक्त मेंबर अगर इकट्ठे होकर ये चाहते हैं फॉर एनी रीजन, तो वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मामले को आगे चला सकते हैं। लॉ ने आगे जिंदगी बड़ी आसान रखी, बजाय इसकी कि हर जुमले में बार बार कहता है कि उस तरह की रीजन के लिए रेजोल्यूशन और उस तरह की सिचुएशन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन, तो उन्होंने ऑनवर्ड ये वर्ड रेजोल्यूशन इस्तेमाल किया। तो अब आगे जब जब भी वर्ड रेजोल्यूशन नजर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि अगर कंपनी खुद से बगैर इन दो रीजंस के कर रही है तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन है, और अगर इन दो रीजंस की वजह से टाइम या इवेंट जो आपने आर्टिकल में स्पेसिफाई किया था आ गया, तब आपकी वाइंडिंग अप शुरू हो गई। दो बातें हो गई ना। अगर तो आपने तय कर लिया था ये 2 साल के लिए कंपनी बना रहे हैं, 2 साल पूरे हुए, अब खुद ब खुद कंपनी वाइंड अप नहीं होगी, मेंबर इकट्ठे होकर एक दफा रेजोल्यूशन पास कर लेंगे कि लो जी वो जो लिखा था वो आ गया, कंपनी वाइंड अप करते। अगर इन दो रीजंस की वजह से तो आप एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, और एट एनी गिवन टाइम फॉर एनी रीजन किसी भी वजह से आप वाइंड अप करने लगे हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन है। यानी जो कंपनी खुद ब खुद जब बाय लॉ बाय डेफिनेशन खत्म होने वाली है तो आप एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लें, और जब आप खुद फॉर सम रीजन कंपनी को वाइंड अप करने लगे हैं तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। मगर आगे जब जब वर्ड रेजोल्यूशन का जिक्र आएगा उसका मतलब दोनों तरह की रेजोल्यूशन होगी। इन दो में से किसी भी नियत से रेजोल्यूशन हो रही है हम उसको रेजोल्यूशन कहेंगे। तो वो रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी या स्पेशल नहीं, वो डिपेंड करेगी कि किस तरह से वाइंडिंग अप शुरू हुई थी। तो जिस तरह से वाइंडिंग अप शुरू होगी ऑनवर्ड वर्ड रेजोल्यूशन का मतलब वही होगा। काश यहां वाइंडिंग अप खत्म हो जाता। अभी एक तीसरा मोड है, ये बहुत छोटा सा मोड है, वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन। तीसरी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट पड़ी, वॉलंटरी वाइंडिंग अप पड़ी, वाइंडिंग अंडर सुपरविजन। अगर एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप चल रही है और कोर्ट बीच में ऑर्डर दे दे या कोर्ट के पास लोग पहुंच जाएं कि वाइंडिंग अप बाय कोर्ट करो, तो कोर्ट जो है उस वाइंडिंग अप को जो ऑलरेडी से चल रही है अपनी सुपरविजन में ला सकता है अपनी मर्जी से, या ऐसे लोगों की एप्लीकेशन पे जो वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब कोर्ट चाहे तो उस लिक्विडेटर को रिप्लेस कर दे या उसी लिक्विडेटर को अपग्रेड कर दे कि जाओ कल से तुम जो है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर की पावर्स रखते हो और तुम बिल्कुल वही सारे काम करोगे जैसे ऑफिशियल लिक्विडेटर करता है। तो जो नया लिक्विडेटर आएगा उसके पास बिल्कुल उसी तरह की पावर्स होंगी जिस तरह से पुराने वाले के पास थी, प्लस इसको कोर्ट की तरफ से दी गई पावर्स भी मिल रही होंगी। अगर साइमल्टेनियसली ऑर्डर्स चल रहे हैं, यानी कि ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन भी हुआ है और बाद में वाइंडिंग अप बाय कोर्ट भी आ गया है, तो अंडर सुपरविजन वाला जो लिक्विडेटर है कोर्ट चाहे तो उसी को ही बाय कोर्ट की तरफ भी लेके आ सकती है। यानी कि सबसे हल्का लेवल है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, उससे ऊपर का लेवल है अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट, और सबसे बड़ा हैवी लेवल है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। तो लिक्विडेटर को ही अपग्रेड करके ऑफिशियल लिक्विडेटर टाइप की चीज बनाया जा सकता है।